वंदे मातरम साथियों, पिछले 3 दिनों से हम अपना लाइव नहीं चला पा रहे थे और मैं इसका कारण आप लोगों को दिखाता हूं, क्योंकि मैं ज़रा व्यस्त था और अभी व्यस्तता रहेगी कुछ दिनों तक। आपको मैं दिखाता हूं, रुक जाओ। ये देखो, ये अपना काम चल रहा है इधर। ये हमारे छोटे साहब हैं। क्या कर रहे हैं छोटे साहब? इधर देखो भाई। ये महज 14 साल का है और वो अपना बड़ा है 16 साल का अपना रोहन। ये दोनों अभी मिलके देखो इस तरफ, ये लाइन स्विंग विधि से धान की बुआई कर रहे हैं। सीधी लाइन में है। इसमें हमने जो है धान से धान की दूरी लगभग 4-5 इंच ही रखी है। बाकी ये जो चौड़ाई है वो 10 इंच रखा है। इसमें हम वीडर वगैरह चला सकते हैं बाद में। और इस तरफ तो ऐसे ही जो है महिलाओं को लगाया था, तो उन्होंने ऐसे जो पारंपरिक तरीके से ही लगाया है। ये धान की बुआई अपनी चल रही है, उधर ऊपर के खेत बाकी हैं। चूँकि गांव में कोई और धान की खेती नहीं कर रहा है, तो हमें पूरे खेतों को चारों तरफ से घेरना भी पड़ेगा। इसलिए 2-4 दिन अभी मैं और व्यस्त रहूँगा। फिर भी लाइव, ये जो अपना जैविक कृषि पर लाइव चल रहा था, तो दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि समय निकाल के आया जाए। ये देखिए, इस तरफ भी अपनी धान लग चुकी है। साथियों, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। हमने 10 जुलाई को धान का बीज डाला था। 10 जुलाई को धान का बीज डाल के 11 जुलाई को सुल्तानपुर की जो अपनी 3 दिवसीय ट्रेनिंग थी उसमें गया था। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 10 जुलाई से लेके आज 8 अगस्त है, 1 माह पूरे भी नहीं हुए हैं। और ये हमारे धान के बिचड़ों की लंबाई अब देखिए। इसमें एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, कोई भी रासायनिक खाद नहीं डली है। ओ, पूरा हरा है एकदम। और लंबाई लगभग 1 फीट से ऊपर है। तो इसमें हमने खाद नहीं डाला, ऐसी बात नहीं है। बुआई करते धान बीज डालते समय तो कुछ भी नहीं डाला था, पर जब ये बिचड़े 6-7 इंच के हो गए थे, तो हमने थोड़ा सा हमारे आद्या का जो सिट्रस स्पेशल है वो, और थोड़ा सा N32 N32 को रेत में मिला के फेंक दिया था, बस बहुत मामूली सा। और उसी से ये धान बहुत अच्छा ग्रोथ आ गया इसमें बिचड़े में। और जबकि ये बिचड़ा बिल्कुल भी दिखने में ऐसा लगता था कि ये पूरे खेतों में पूर भी नहीं पाएगा, बहुत कम था, बहुत पतला था। तो बहुत अच्छी जो है ग्रोथ आ गई और जमाव बहुत अच्छा हो गया। तो साथियों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विकल्प होने चाहिए किसान के पास। यदि यूरिया डीएपी हम ना डालें, यदि और कोई खाद हम ना डालें बाज़ार का, तो हम क्या डालें फिर? तो इसीलिए मैंने ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करने का मतलब जो है फैसला लिया था। बाकी कई लोग सोचते हैं कि ये जो है पैसे कमाने के लिए विष्णु ने ये सब किया है, लेकिन ऐसा कोई भी मेरा उद्देश्य है ही नहीं। क्योंकि पैसा कमाने के लिए अपने पास बहुत सारे रास्ते थे, और सारे रास्ते छोड़कर हम इसी रास्ते पर इसीलिए रहे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं किसान को असहाय नहीं होने देना है। किसान की सहायता करनी है। किसान के लिए ही अपना जीवन है पूरा। बिल्कुल सोने की बुआई हो रही है, बिल्कुल अलग भाई। सोना ही है ये हमारे लिए, तो सोना से भी महंगा है, क्योंकि इसके बिना आप जो है एक दिन भी नहीं रह सकते। अनाज कहीं ना कहीं आपको भोजन के रूप में हमें तो चाहिए। जब भी हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें भोजन चाहिए होता है। और भोजन में हमें अनाज की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो अनाज जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारा अपना उगाया हुआ हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
क्योंकि दूसरे का उगाया हुआ अभी थोड़ी मनुष्य की मानसिकता को इस तरह से ढाल दिया गया है कि लोग मतलब एक दूसरे को जहर खिलाने पर उतारू हैं लोग। तो जहर खिलाने पर जब लोग उतारू हैं तो खाने को कोई तैयार नहीं है। मतलब कहने का, खाने को भी तैयार हैं ऐसे तो, लेकिन खुद जब आप उगाते हैं तो थोड़ा कम ही डालते हैं। लेकिन हम तो डाल ही नहीं रहे, और हम प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि वो भी ना डालें। तो आइए मिलजुल कर जो है फिर से सोना उगाते हैं, और अपने जो बच्चों को ज़रूर शामिल करें अपने कामों में। जो काम आप करते हो उस काम में अपने बच्चों को तो ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यदि हम बच्चों को आज शामिल नहीं करते हैं तो जब उनका समय आएगा तो वो फिर शामिल होना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि फिर वो उस समय कहेंगे कि भाई जब सीखने का समय था उस समय तो आपने हमें दूर रखा अपने काम से, और आज आप वही काम करने के लिए कह रहे हो। ऐसा होता है और ऐसा हो भी रहा है। आप देखना, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो कहते हैं गार्जियन कि भाई तुम छोड़ दे ये खेती बाड़ी, तू जा पढ़ लिख ले। और ये सब में कुछ नहीं रखा है खेती में। और वही बच्चे जब बेरोज़गार घूमते हैं, फिर उनसे खेती बाड़ी करवाई जाती है तो वो कहते हैं मुझे तो आता ही नहीं, आपने तो सिखाया ही नहीं, और मुझे तो करने का मन नहीं है। तो इसका कारण एकमात्र यही है कि हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं खेती से और अपने मूल काम से। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो है बाल बच्चों को खेती से दूर नहीं रखना है। ये हमारी गाय हैं, ये हमारी रश्मि चर रही है अभी। ये देखिए, ये हमारी रश्मि है। आजा रश्मि, चल ले। और ये हमारी सुरभि है। इस तरफ शांति चल रही है, उस तरफ देवकी बैठी है। देवकी की नानी उधर खड़ी है, पार्वती है। सारे जो है अपने पशु यहाँ चल रहे हैं। इनको अभी बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि बगल के गांव में लोगों ने धान लगा रखा है तो उस तरफ ना चली जाए। तो भाई मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को ज़रूर खेती से जोड़ें आप लोग। बच्चा चाहे कितना ही छोटा हो, उसको आप जो काम करते हो, जो आपका पारंपरिक काम है, जो आपके पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, उन कामों को ज़रूर सिखाएं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में है, और उस आपके बच्चे के डीएनए में भी वो सारा हुनर है। क्योंकि ये चीज़ें जो है डीएनए में होती हैं। आप देखना, कोई पक्षी जब घोंसला बनाती है तो उस घोंसले में जो कारीगरी होती है वो किसी कॉलेज में उनको नहीं पढ़ाया जाता, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो बहुत परफेक्ट तरीके से अपना घोंसला बनाती हैं। तो जब एक पक्षी, एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया को के डीएनए में ये है कि कैसे उस घोंसला को बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भी डीएनए में वो चीज़ें हैं। पर हमें उसको निखारने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें उसे, बच्चों को वो काम करवाना पड़ेगा, उस काम में शामिल करना पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रेंड होंगे और उनको उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा मुझे लगता है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो कोई भी काम करने में। तो उसके लिए हमें उसे अपने कामों में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हमें उन्हें दूर नहीं करना है। अक्सर हम ये गलती करते हैं। अच्छा, गोविंद भाई लिख रहे हैं आप यूरिया का उपयोग नहीं भाई, यूरिया को तो हाथ लगाए हमें वर्षों हो गए, पिछले 7-8 साल हो गए, तब से यूरिया को हाथ भी नहीं लगाया, और ना ही डीएपी को। और पिछले 3 साल से तो अपने ही खाद बन गए, तो फिर और ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि हमने बहुत सारे फार्मूले अपना कर भी देखे खेतों में, पर वो संभव नहीं हो पाता। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बैल से जुताई की गई है क्या? नहीं भाई, अभी हमारे बैल छोटे छोटे हैं, वो थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर उनसे ही जुताई करेंगे। क्योंकि मैं, आप लोगों को पता है, मैं रहता नहीं घर में, अक्सर बाहर ही रहता हूँ। देखो आराम से, और 2-4 ठो फेंक दो, उठा लो, पहले उठा के वहाँ रख लो और ले आओ टांग के।
तो जैसे हम बाहर रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो फिर संभालने वाले ये बच्चे ही हैं घर में। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब ये संभाल लेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो अब बैल रखने का प्लान चल रहा है, इनको तैयार कर रहा हूँ, इनसे बात की है मैंने तो आराम से बेटा। तो अब बैल भी रखेंगे और बैल से ही जुताई करेंगे आगे। अभी कम से कम 1 साल 2 साल तो करना पड़ेगा ट्रैक्टर से, फिर देखते हैं। मैं तो खेती ज़्यादा कर भी नहीं पाता, बस ये धान की खेती करता हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं। और कोई हमारे यहाँ जय जोहार सुजीत गुप्ता जी। और क्या क्या प्रश्न आए हैं भाई। हमारे यहाँ तो पूरी ज़मीन ख़राब हो रखी है, खेती बहुत कम होती है। कोई नहीं, ज़मीन ठीक हो जाएगी। ज़मीन ठीक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। संतोष कुमार साहू जी, जय हिंद। इसके बाद जितेंद्र जी, राम राम। आज नहीं बदले तो आने वाला समय हमें माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल, आज हमें बदलना पड़ेगा। सही बात, ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। राम राम जी, सांगवान जी, नेताओं जी, तो हमें तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हम हैं, हमें पता चला है तो हम किसी और की तरफ उंगली थोड़े ना कर सकते कि वो शुरुआत क्यों नहीं कर रहा है। हमें खुद से करना पड़ेगा भाई। यही चीज़ मैंने भी किया ना। मैं जब शुरू में गांव में जाता था, गांव में लोगों को बताता था तो लोग नहीं सुनते थे, लेकिन अब वो सुनेंगे ना। अब लोग, गांव के लोग अब पूछते भी है ना, और अब तो खड़ा होते हैं। जब मैं कहीं कुछ बोल रहा होता हूँ तो वो खड़े होकर सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। थोड़ा रस्सी को बांध लो, छोटा कर लो, तो वो अब इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप शुरू तो करनी पड़ेगी, शुरू करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और ये समय लगेगा इसमें, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है, समय लग जाए, पर हम शुरू तो करना पड़ेगा हमें ही भाई, और कोई विकल्प नहीं है। मिट्टी क्या लिखा है भाई, मिट्टी के पोषक तत्वों की जांच कैसे की जाए? पोषक तत्वों की जांच ऐसे तो बहुत ज़रूरी नहीं है, और फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके मित्र का लैब है। आप मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए, नोट कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक चैनल में सब जगह है मेरा नंबर दिया हुआ, पोस्टों में भी मैं देता रहता हूँ, ऐसे भी मैं लिखवा देता हूँ। 7564031161 मेरा नंबर है। 7564031161। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं आपको जो है लैब का एड्रेस दे दूंगा। अभी तो खैर बारिश में नहीं हो पाएगा मिट्टी का जांच, ये सूखे में होगा। जब आपकी बारिश समाप्त हो जाएगी, ज़मीन अच्छे से सूख जाएगी, तब आप मिट्टी का सैंपल भिजवा देना, पानी का भी सैंपल भिजवा देना। 850 रुपये उनकी फ़ीस है, वो दे देना। तो वो 15 दिन में आपको जो है टेस्ट करके रिपोर्ट आपको भेज देंगे। और बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, गोलमाल काम नहीं होता है उनका। हमने सारे किसानों के वहीं करवाते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर मैं भी खेत में ज़रा उतरूं, अभी और भी रोपा करना बाकी है। और आप लोग जुड़े इतने लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न चल रहा हो तो बताइए। ये अपनी फसल लग रही है, इसको लाइन स्विम विधि बोलते हैं, इसको नाम दिया गया है। इसमें एक लाइन में इसको लगाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इसमें हम वीडर चला पाएंगे। एक चरखा सा रहता है, कोनो वीडर बोलते हैं उसको, वो हाथ से धक्का देके उसको चलाते हैं। उसमें कोई तेल पानी लगता नहीं है, शारीरिक श्रम लगता है। तो उसको एक बार चला देंगे, घास जिस समय घास दिखने लगेगा तो घास दब के इसी में मिल जाएगा, और धान को भी गुड़ाई हो जाएगी, तो धान में अच्छी ग्रोथ आती है इससे। इसको हम 2-3 खेत, छोटे छोटे खेतों में ट्राई कर रहे हैं, बाकी बड़े खेतों में तो किया नहीं हमने, क्योंकि घेराव भी करना है तो समय की भी कमी है, और भी बहुत सारा काम रहता है। तो यही सब विषय है। अभी
देखता हूँ आज रात में हो सके तो इस पर फिर से लाइव आएंगे हम, और कृषि का जो अपना मुद्दा था उसको और आगे लेकर जाएंगे। इस वर्ष बारिश बहुत ज़्यादा है। एक और विषय था मेरे मन में कि इस वर्ष बारिश बहुत ही अधिक है। 16 जुलाई से 16 जून से हमारे यहाँ बारिश शुरू हुई है। 16 जून है और आज 8 अगस्त है। आप सोच लो, इतने दिनों में मुश्किल से 8 दिन बीच बीच में एक दो दिन करके ऐसे बारिश बंद हुई होगी। बाकी 24 घंटे में बारिश हो ही जाती है। और ये देखिए काले बादल ऐसे छाए हुए हैं, दौड़ रहे हैं। अभी तो हवा दक्षिण से शुरू हुआ है, देखते हैं इसका क्या असर होता है। तो बारिश बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो गई है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे अपने जीवन काल में इस आषाढ़ महीने में जो बारिश इतनी कभी नहीं देखी थी कि लगातार इतनी बारिश हो। सारे तालाब, नदी, नाले, खेत सब भर गए हैं। तो अत्यधिक बारिश के कारण जो कम पानी वाली फसलें हैं, मक्का हो गया अपने, और सब्जी वर्गीय फसलें हैं, वो लोग लगा नहीं पाए हैं अभी तक। शकरकंद वगैरह भी लगा नहीं पाए हैं जो सूखे खेतों में लगता है, क्योंकि मिट्टी इतनी गीली रह रही है कि ना उसमें जुताई हो पा रही है ना फावड़ा चल रहा है। तो बारिश जो ये हार्ड टेक्नोलॉजी से ये लोग करवा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने तंत्र बना रखे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र बना रखे हैं कि ये इन्होंने मतलब पूरे मौसम को काबू में ले लिया है और लेके और किसानों को बर्बाद करने के लिए ये सारा खेल कर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमें जो है लड़ना होगा, अपनी व्यवस्था बनानी होगी। बड़ी लड़ाई है, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा साथी चाहिए। नहीं संतोष जी, ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन कम आता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मेरे वीडियो आप देखना, अभी मैंने वीडियो डाले हैं 4 लाइव डाले हैं, वो देखना आप। मैंने उसमें पूरा क्लियर किया है कि आप जो फसल लगाते हो तो उस फसल को आप किस नज़र से देख रहे हो। व्यावसायिक खेती कर रहे हो या घर में खाने के लिए कर रहे हो या क्या करना है आपको। क्योंकि हमने अभी जो शिक्षा क्रांति यात्रा जो हमने चलाई, और शिक्षा क्रांति यात्रा के तहत जो हमने गांव में जाके जो पूरे गांव का सर्वे किया, पूरे गांव के हर व्यक्ति से बात की, और उसके बाद हमने जो सर्वे करने के बाद जो हमने कैलकुलेशन किया कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितना भोजन चाहिए, कौन सा अनाज कितना चाहिए, दाल कितनी, सब्जी कितनी, आटा कितना, ये पूरा कैलकुलेशन जब हमने किया तो हमें पता चला कि खेती ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मुझे लगता है मुश्किल से गांव के 20% ज़मीन में खेती करने की ज़रूरत है। इतने से पूरे साल भर का, पूरे गांव का पूरे साल भर का खाने के लिए दाल, तेल, अनाज, सब्जी सब हो जाएगा। बस इतनी ही ज़रूरत है। बस हमें इस षड्यंत्र से बाहर निकलना है। जो षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ, उस षड्यंत्र से हमें बाहर निकलना है, उस मैट्रिक्स से हमें बाहर निकलना है, उस मायाजाल से बाहर निकलना है। क्योंकि वहाँ से अगर हम बाहर निकल गए तो आप समझ लो कि आपकी सारी समस्या यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाने वाली है। हमें ये समस्याएं दिखती बड़ी हैं, होती नहीं है। हम काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। बस हमें करना इतना है कि हमें अपने गांव को समझाना पड़ेगा, गांव को बताना पड़ेगा, गांव के प्रत्येक परिवार से बैठ के बात करनी पड़ेगी सारे मुद्दों के ऊपर। और उसके लिए सभी लोगों को पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि कौन सा मुद्दा पर कौन सी बात कहाँ बतानी है और किसे बतानी है और कितना बताना है, और अगला व्यक्ति क्या सुनने के लिए बैठा है। नहीं, आपका बात सही, मैं सबकी ही बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रत्येक किसान, साहू जी, प्रत्येक किसान के साथ यही समस्या है। प्रत्येक किसान, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गांव वाला, प्रत्येक शहर वाला आपको यही कहेगा कि जैविक खेती में फसल कम होती है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, ये मेंटल गेम है, माइंड गेम है। ये कंपनियों ने खेल के रखा है हमारे साथ, ताकि आपके अंदर इतना कमतरी का भाव पैदा कर दिया जाए कि आप जो कर रहे हो ना, उससे आपका दिल टूट जाए और उससे आप दूर हो जाओ। कम और बेसी की बात ही नहीं करनी है भाई। ये धरती है, ये धरती है, ये कभी भी आपको दुखी नहीं करेगी। आपको केवल वो काम नहीं करना है जो नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। कोई भी किसान कोई भी फसल अगर लगाता है तो वो फसल 100 गुना होती है, 50 गुना होती है, कई गुना होती है, तो वो दे रहा है।
हम केमिकल नहीं डालेंगे तब भी देगा, थोड़ा कम देगा, क्या दिक्कत है भाई। हम गलत तो नहीं करें ना, कम से कम अपने हम किसानों के साथ गलत ना करें, अपने धरती के साथ गलत ना करें। हम कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खेती करो, कोई भी खेती करें, कोई भी जैविक खेती करें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बता तो रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ, विकल्प की जहाँ तक बात है तो विकल्प हमने तैयार कर रखे हैं। आप बताओ जी। भाई जी धान लगा रहे हैं, ये अपने नन्हे नन्हे अब नहीं रहे, अब तो बड़े हो गए हैं। ये छोटा वाला है अपना तरुण, ये 14-15 साल का हो गया। और वो रोहन है, उसने इस बार 17 में पाँव रखा है, इसने 15 में। और अभी ये खेत में जो है धान लगाने का काम कर रहे हैं लाइन स्विम विधि से। और ये दोनों जो है बचपन से इनको धान लगाने का पूरा हैबिट है, कोई दिक्कत नहीं है। जब से इन्होंने चलना शुरू किया है तब से इन्होंने खेत में ही चलना शुरू किया है। तो चलिए, टिंकू जी भी जुड़ गए। आप लोग इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना जो अभी जुड़ रहे हैं, तो इसमें मैंने पूरी बात बताई है अभी मेरी जो स्थिति है, परिस्थिति उसके विषय में। क्योंकि इस समय मैं लाइव नहीं आ पा रहा था कई दिनों से, अपना जो लाइव था वो थोड़ा रुक गया था इन्हीं कामों के वजह से। ये घेराव वगैरह भी करना पड़ेगा चारों तरफ, क्योंकि और कोई भी, ये पूरा खेत खाली है। यहाँ से लेकर कम से कम 50 एकड़ ज़मीन है, ऊपर नीचे 50 एकड़ से भी अधिक ज़मीन है। और ऊपर तालाब है 2, तालाब का नीचे का हिस्सा में पानी काफ़ी अच्छा रहता है और जो है लंबे समय की खेती होती है। और हमारा ये देखो जंगल है चारों तरफ। ये मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपको बड़ा पेड़ दिख रहा होगा, वहीं अपना घर है। और एक मकान सा भी दिख रहा होगा, वहीं से अपना घर शुरू हो जाता है। तो हाँ बिल्कुल, तो ये जो है ये हमारा दृश्य है। इन खेतों में धान बहुत हुआ करता था आज से 10-15 साल पहले, पर अब लोगों ने लगाना छोड़ दिया है क्योंकि बारिश समय पर नहीं होती। दूसरा, लोगों को फ्री का राशन मिलने लगा है, बहुत सारी बातें हैं जिस कारण से लोगों ने खेती छोड़ दिया है। पर मैंने इस क्रांति को अभी जगा के रखा है। मैं और लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग भी आओ, लगाओ धान। और हमने क्या है कि अपने बच्चों को सिखाया नहीं, हमने सीखा, हमारी पीढ़ी ने सीखा है तो हमारी पीढ़ी को आता है। लेकिन हमारी पीढ़ी के बाद वाले जो ये बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को गांव के लोगों ने सिखाया ही नहीं खेती के बारे में, खेती से दूर रखा। पढ़ ले बेटा, ये कर ले बेटा, वो कर ले बेटा। तो इस चक्कर में जो है खेती से दूर हो रहे हैं। और आज जब उनको खेत में आने को कहते हैं तो वो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है, उनको शरीर में दर्द होने लगता है, उनको मन नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जी, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी हमें, व्यवसायीकरण से। हाँ बिल्कुल, व्यवसाय, देखो व्यापार और व्यवहार 2 चीज़ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ व्यापार था ही नहीं। हमारे यहाँ जब से व्यापार घुसा है तब से सारी गड़बड़ शुरू हुई है। हम, एक होता है व्यापार, एक होता है व्यवहार। व्यापार में लेन देन होता है धन का, और व्यवहार में लेन देन होता है कि भाई तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने उसके बदले में तुम्हें कुछ दे दिया। तो ये हो गया व्यवहार। और ये जो व्यवहार है ये हमें शुरू करना है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक अपने डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथ के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सुशील भादौरिया जी हैं लखनऊ से। मैंने उनसे कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी होम्योपैथी की, और एक बार नहीं कई बार मंगवा ली। अभी तक उन्होंने अपने से 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि और भी साथी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, मतलब फिर मैंने उनको जब प्रेशर किया कि भाई आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप खरीद के लाते हो दवाई, हमें देते हो, तो उन्होंने बोला कि आपसे हम कुछ ले लेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। तो ये व्यवहार में आ गया। फिर उनको जब मुझसे कुछ भी चाहिए होगा तो वो मांग लेंगे, मैं दे दूंगा। वो भले उसका हम आकलन नहीं करेंगे कि आपने 10 रुपए का दिया तो मैंने आपको 15 रुपए का दिया या 5 रुपए का दिया, ऐसा नहीं। हम व्यवहार में ही जो है हम रहेंगे तो हमारा जो चलेगा बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो हमें व्यापार से निकलकर व्यवहार में आना है। और जैसे ही हम व्यवहार में आएंगे, ये सारे जितने भी जो कंपनियां हैं ये यूं चुटकियों में धराशायी हो जाएंगी। इनकी सांसें उखड़ जाने वाली है, आप देख लेना। तो हमें व्यापार से निकलकर व्यवहार में ही आना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला खेत बस पूरा होने ही वाला है। फिर और भी कोई किन्हीं साथी की कुछ बात हो, कुछ कहने की इच्छा हो
तो बताएं। और हाँ, एक और बात आ रही थी कि कल बैतूल में अपने डॉक्टर साहब का 1 दिवसीय कार्यक्रम है, आदिवासी मूल निवासी जो है दिवस के अवसर पर। तो किसी साथी को यदि उनसे मिलना हो तो वो भी कमेंट करें, वहाँ आना हो, मिलना हो 1 दिन के लिए, बैतूल के आसपास कोई साथी हो तो मैं उनको, मुझे वो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करे तो मैं उनको नंबर भेज दूंगा एक साथी का, और वहाँ का जो है बैनर वगैरह भी भेज दूंगा, तो वो आके वहाँ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक विषय था, ठीक है। बैतूल के आसपास, बैतूल के 100-200 किलोमीटर में जो साथी रहते हैं वो आके मिल सकते हैं। इधर नागपुर तरफ से, इधर अपने भोपाल वगैरह हो गया, इंदौर वगैरह हो गया, वहाँ से भी साथी आके मिल सकते हैं। इधर जलगांव साइड से भी बहुत दूर नहीं पड़ता है। तो ये एक विषय है। बाकी साथी इतने सारे जुड़ गए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और भी कुछ आप लोगों को बात अपनी कहनी हो तो कहें, वरना हम इस लाइव को समापन करें और ज़रा खेत में उतरें। बच्चे अकेले अकेले कर रहे हैं। कोई मन में प्रश्न हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें। बाकी अपना तो चलता रहता है। अरे केंचुए तो बहुत हैं। अरे भाई संजय सिंह जी, केंचुए तो इतने हैं कि आप क्या ही मैं बताऊं। केंचुओं की कोई कमी नहीं है। केंचुए तो आपको यूँ मिल जाएंगे, पर वो क्या है ना, बारिश में केंचुए थोड़ा पानी कम रहता है, उस तरफ चले जाते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी दूं, अगर एक आध मुझे दिख जाए तो, क्योंकि जिस समय हम खेत में घूमते हैं तो खूब सारे केंचुए दिखते हैं, मोटे मोटे देसी वाले केंचुए। केंचुओं की कमी नहीं है यहाँ तो, केंचुए खूब मिल जाएंगे। अभी कल जुताई हुई है इसलिए अभी दिख नहीं रहे, कल तो खूब दिख रहे थे। ये देखो धान के उसमें केंचुए, ये देखो केंचुए, ये देखो इतना मोटा केंचुआ है। ये है अपने किसान का असली दोस्त। ये देखो, भाई ये चुपचाप क्यों है? अच्छा चल रहा है, देखो। जी बिल्कुल विवेक भाई, भदौरिया जी का उदाहरण एक मात्र नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं अपने पास। आपको तो पता ही है, क्योंकि आप शुरुआत के साथी हो। आप लोगों के वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। इतने सारे लोगों के साथ मिला, इतना कुछ जाना। आप लोग मेरे शुरुआत के जो है पालक भी रहे हो, आप लोगों ने बहुत सहायता भी करी है अपनी इस पथ पे। तो बहुत सारे उदाहरण है, और ये बात बोलनी चाहिए ना, हमें बिल्कुल बोलनी चाहिए भाई, क्योंकि हम जब तक बोलेंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा। हमें पागलों की तरह बोलना पड़ेगा, दिन रात बोलना पड़ेगा, 24 घंटे। जब तक हम जगे हुए हैं तब तक हमें बात करते रहनी पड़ेगी, तभी हमारी बात है जगह तक पहुंचेगी। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। और एक साथी पूछ रहे हैं इस धान का क्या नाम है। ये इसको ललाट कहते हैं हमारे यहाँ। ये हमारे जो है कम दिन की वैरायटी है, 125 दिन की। ये वैरायटी में एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती है। ये देसी है, प्योर देसी है, और बहुत पुरानी वैरायटी है, और इसमें बीमारियां बहुत ही कम लगती है, ना के बराबर। एक तो ये हो गया, उत्पादन भी इसका ठीक ठाक रहता है, खाने में भी बहुत मुलायम होता है, क्योंकि हम यहाँ उसना खाते हैं, हमारे झारखंड, बिहार में, बंगाल में तो, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में तो अरवा खाते हैं। तो हमारे इस क्षेत्र में जो है सब उसना खाते हैं, तो उसना खाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अरवा भी अच्छा होता है इसका। तो ये ललाट है, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, और बहुत अच्छा धान है। आसानी से मार्केट में भी उपलब्ध है अभी, और लोग अच्छा मांग भी करते हैं इसका। और ये ज़्यादातर चूड़ा में जाता है, मूढ़ी में भी जाता है, मुरमुरा में, मुरमुरा जो भी आप बोलते हो। हम यहाँ मूढ़ी खजाड़ी बोलते हैं उसको, भूनते हैं जो चावल को, बड़े बड़े दाने, तो उसमें ये ज़्यादा जाता है। बाकी खाने में बहुत अच्छा है, और
इसका खेती आराम से किया जा सकता है, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती इसको। तो मैं यही लगाता हूँ इन खेतों के लिए। बाकी और भी कोई प्रश्न आपके हो तो बता सकते हैं, क्योंकि अपना तो चलता रहता है। अच्छा, अपने रामदास भाव भी जुड़ गए। रामदास भाव जय जोहार, जय जोहार। अपने प्रशांत भाई भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा। मैं सारे देसी बीज का ही उपयोग करता हूँ भाई। मैं एक भी और केचो मिल रहा है क्या? हाँ, वो रहेंगे, धान में घुसे रहते हैं, धान के उसमें बंडल में। तो बीज तो सारे अपने देसी रहते हैं। मैं हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड तो अपन उसके आसपास भी नहीं रहते। हम मैक्सिमम देसी बीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। उस तरफ हमने वो गिलकी वगैरह लगाई थी तो पानी में सब डूब गया। अभी भिंडी अच्छी है, फल रही है। मैं चलो आपको लगे हाथ दिखाई देता हूँ, तो क्योंकि चलो अभी लाइव चल ही रहा है, कुछ साथी जुड़े ही हुए हैं, तो फिर भाई आपके पास समय है तो मैं आपको अपनी जो खेती है, सब्जी की खेती हम इस तरफ करते हैं। पर बारिश में बताया ना आपको, बारिश बहुत अधिक होने के कारण क्या है कि गड़बड़ हो गई। ये वाला खेत अभी जुताई नहीं हो पाया है, इसमें बहुत बड़े बड़े घास हो गए हैं। ऑर्गेनिक मैटर बहुत मिल गया है इस खेत को। अभी इसकी जुताई करके इसमें मिला देंगे तो ये खाद का काम करेगा, जैविक कार्बन का। ये इसमें हमने लगाया था, नेनुआ लगाया था, भिंडी लगाया था, लौकी, खीरा। बाकी कुछ तो फला नहीं, थोड़ा बहुत ये नेनुआ सब्जी के लिए निकलता है, और बाकी ये भिंडी लगातार चल रही है। अभी हमें सब्जी खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही। इस खेत में बैंगन था, लेकिन पानी भर जाने के कारण ये खेत पूरा बैंगन जो है वो गड़बड़ हो गया। ये बैंगन के पौधे आपको दिख रहे होंगे, इसमें फूल भी आया, देखिए। इसकी भी जुताई करनी है, इसमें भी धान लगाएंगे क्योंकि धान का बीज बच गया है। भाई साहब लगे हैं, देखो इसमें पटसन हो गया था, जूट के कुछ पौधे हुए थे, उनको उखाड़ के रख रहे हैं। इनको हम खेत में डालेंगे, उसमें डालेंगे तालाब में सड़ा के, और फिर रस्सी बनाएंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भिंडी अपनी यहाँ लगी है। ये देखिए, इसमें हमने कोई भी रासायनिक खाद वगैरह का तो प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन पानी में डूबने के कारण ज़रा पौधे कमज़ोर से हैं। पर अच्छी भिंडी निकल रही है, अभी सब्जी इसकी बन रही है अभी अपने घर पे लगातार। और ये देसी है, बिल्कुल देसी भिंडी है, ये हाइब्रिड नहीं है। और ढेर सारे नीम के पेड़ हैं अपने यहाँ। एक सीमल का, 2 सीमल का पेड़ है अपने खेत में। गूलर का बेल भी है, उधर उस तरफ बैर है, ये भी नीम है। और भी बच्चों ने बहुत सारे साइड साइड में, किनारे किनारे बहुत सारे आम के और फल के पौधे, लीची वगैरह लगाए हैं। ये अपनी भिंडी है, ये देखिए। ये थोड़ा ज़मीन इस तरफ ऊंचा है तो यहाँ पानी भरा नहीं, इसलिए देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल शानदार हरी। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। ये देखो फूल भी कितने सुंदर आए हुए हैं। तो बारिश अधिक आने के कारण गड़बड़ हुआ है। बाकी महुआ का तेल कैसे मिलेगा? अच्छा, महुआ का तेल महुआ के पेड़ के पास तो जाना पड़ेगा भाई। जो महुआ का बेल्ट है वहाँ से ही मिलेगा। देखते हैं, महुए के तेल के लिए कुछ करते हैं। কোনটা কি করবে? কিলা टेंगला कहाँ से हुआ है? देवानी। ये मेड़ हमारे यहाँ आप देखना, चौड़े चौड़े मेड़ मिलेंगे, क्योंकि पठारी इलाका है। तो यहाँ क्या है कि हमारे एक खेत से दूसरे खेत
पे जाने पर वो 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट 3 फीट तक नीचे चला जाता है, क्योंकि पूरा पठारी क्षेत्र है। उस तरफ खूब ऊंचा मिलेगा और धीरे 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 ये नीचे की तरफ, ये जैसे ये पहला खेत है, ये दूसरा खेत कम से कम 1.5 पौने 2 फीट नीचे है। फिर ये जैसे ही हम इस खेत में जाएंगे तो ये खेत कम से कम इस खेत से 3 साढ़े 3 फीट नीचे है, उस खेत से 2.5 फीट नीचे है, फिर वो खेत इससे 6 इंच नीचे है। तो ये पठारी इलाका है हमारा पूरा, इसलिए हमारे ऊंचे नीचे खेत होते हैं, इसलिए हमारे लिए मेड़ भी देखो आप मोटे मोटे होते हैं। मेड़ों की बात जब आई तो मेड़ से भी मैं बता दूं, ये मेड़ होने चाहिए खेत में, क्योंकि ये मेड़ अगर, बेटा तुम जाओ मुँह हाथ धो के घर जाओ, माँ को भेज देना। और मेड़ में जो है हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पे पेड़, ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चलो इसी को ले लेते हैं। मेड़ पे पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पलास का पेड़ यहाँ लगा हुआ है, वो वहाँ एक पलास का दिख रहा है, यहाँ उधर एक नीम का दिख रहा है। इन खेतों में हमने बहुत लंबे समय से खेती नहीं किया था, इस साल से शुरू कर रहे हैं नीचे वालों में। उनमें करते थे तो उसमें आप देखिएगा आपको चारों तरफ पेड़ मिलेंगे। तो हर मेड़ पे पेड़ होना चाहिए और हर खेत का मेड़ होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए इस तरह का, ताकि इसी मेड़ में सारे जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इन मेड़ों में, ये देखो ये तो बहुत ही चौड़ा है, कम से कम 8 फीट का मेड़ है। इन मेड़ों पर वो सारे जीवाणु जो असल में खेती करते हैं, जीवाणु, वो खेती करने वाले जीवाणु इन्हीं जो है मेड़ पे रहते हैं। कब रहते हैं? गर्मियों में जब 40 डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है तो वो बैक्टीरिया, क्योंकि सीधे ज़मीन पे नहीं रह सकते, तो वो फिर अपनी कॉलोनी इस मेड़ पे बनाते हैं, इन पौधों के नीचे और इन पेड़ों के जड़ों के पास, और वो पूरे समय वहाँ रहते हैं जब तक गर्मी रहती है। और जैसे ही गर्मी कम होती है तो वो फिर, जैसे ही बारिश शुरू होती है तो वो फिर अपने खेत में फैलना शुरू हो जाते हैं और पूरे खेत में फैल जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। एक तो ये भी पॉइंट हो गया। दूसरा, इस तरफ का भी मेड़ देखिए, आपको चौड़ा मिलेगा। और दूसरा क्या है कि इसमें मांसाहारी कीट भी रहते हैं बहुत सारे। जो हमारे शाकाहारी कीट खेत में लगेंगे, उन कीटों को कंट्रोल करने वाले कीट जो हैं इन मेड़ पे रहते हैं। आज हमने क्या किया, खेत के सारे मेड़ ही खत्म कर डाले। अब जब खेत में मेड़ नहीं बचे तो ना ही कीट बचे, ना जीवाणु बचे, ना मांसाहारी जीव बचे उसमें, तो हमें फिर जहर डालना पड़ता है। और हमें जहर अगर डालने से बचना है तो हमें खेत के मेड़ फिर से चौड़े करने पड़ेंगे। वो तो चलो हमारे यहाँ थोड़ी मजबूरी भी रहती है, इसलिए लोग करते ही है, रखना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर जगह पर आप देखना कि ये जो मेड़ है, ये इस तरफ वाले ने थोड़ा काट लिया, इस तरफ वाले ने थोड़ा काट लिया, और मेड़ ही ख़त्म हो गया। और मेड़ ख़त्म, खेत ख़त्म, खेती ख़त्म, फिर वो खाद डालो, फिर ये पानी डालो, फिर ये दवाई डालो, फिर वो जहर डालो। ये सब कहानी हमने इकोलॉजी सिस्टम को डिस्टर्ब करके ही किया है। बस हमें केवल और केवल इकोलॉजी सिस्टम को वापस से डेवलप होने देना है बस, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। खोला रहने दो, मोड़ने का ज़रूरत नहीं है। रुक जाओ, नहीं उधर से चलो, थोड़ा रेस्ट कर लो। अब दूसरा चलो, हमारी श्रीमती जी भी आ गई। तो मेड़ पर खेत पर मेड़ होना चाहिए, और मेड़ में इसी तरह इस तरफ से शुरू करेंगे, उधर नहीं, उधर उड़ जाएंगे। ये बेटा एक काम करो, रुको, इसको भी जोड़ लेते हैं इसमें, ये थोड़ा लंबा है इधर वाला। रखो वहीं रखो। तो मेड़ होना चाहिए। यहाँ के देखें, यहाँ से देखो कितना सुंदर है, देखो अभी तो हो गया। जब धान ये बड़ा हो जाएगा फिर देखना और कितना आनंदित लगेगा। नहीं, उसको मत हटाओ, उसको खोल के उसमें जोड़ दो एक ठोकोना, और जोड़ के कर लेंगे, दिखा देंगे अभी कैसे करेंगे। वो वाला उसको गाड़ो, वो वाला छोर को गाड़ोगे तब ना। हाँ, और उसको लेके जाओ उस तरफ।
ना ए वहाँ का बिट्टू रुको रुको जा रही माँ जो जो कोई दे जो और किछुटा बेहिन उपड़ा ले तो अच्छा बाद में पड़े। तो मेड़ पर पेड़ होने चाहिए और मेड़ होना चाहिए हर खेत का, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जैविक खेती में, बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि जैविक खेती फेल होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको हर मेड़ खेत पर मेड़ रखना है, पहले जैसा धीरे धीरे मेड़ को ऊंचा करना है, बढ़िया बना देना है। और ये सब काम जो है पहलू हमें ध्यान में रखने हैं। तो अभी भी काफ़ी साथी जुड़े हैं भाई, और किसी का कोई प्रश्न वगैरह हो तो बताइए। मैं अभी तो फिर अच्छा हरि पवार जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, ताकि अपनी बात जो है सब तक पहुंच जाए। और हम क्या है कि अपना जो मिशन है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके लिए अपनी बात जो है आपको पहुंचानी है प्रत्येक साथी तक, प्रत्येक व्यक्ति तक। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करा करें, अपने अपने पेज पे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी देखें समझें चीज़ों को, कुछ तो समझेंगे ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा, अरे बाप रे 40 मिनट से ऊपर हो गया, तो चलिए इसको आप लोग शुरू से देख लीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय जोहार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। जी देवीलाल जी बड़ी देर आए हैं आप, चलो शुरू से देख लेना इस वीडियो को आप लोग। जी जी नमस्ते कुशवाहा जी, नेपाल में कैसा चल रहा है सब? कृष्णा भारती जी कहाँ हो, जयपुर में हो कि धनबाद आए हो? चलो बहुत आनंद आया आज आप लोगों से जुड़ के। तो बैतूल के कार्यक्रम में जिन साथियों को आना हो, बैतूल के आसपास के जो साथी हैं वो ज़रूर आएँ और मुझे आप मैसेज कर दें, तो मैं आप लोगों को जो है उनका नंबर भेज दूंगा। और बाकी तब तक के लिए सभी को राम राम भाई। फिर मैं वापस लाइव का कोशिश करता हूँ वापस आने का। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।